चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज के दौर में, वर्तमान में या फिर आने वाले दशक में मोस्ट वैल्यूबल सबसे बड़ा एसेट क्या है जो एक बार आपने किसी भी तरीके से बिल्ड कर लिया तो फिर वो आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देगा। आप उसके थ्रू फिर कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ओपन हो जाएंगे और उसके थ्रू अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना हो या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करना हो तो ये एसेट आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो क्या है ये एसेट और हम इस एसेट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और इसे बिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा, ये सब हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एसेट क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और हमें इनके बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है। तो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। फाइनेंस फील्ड में ये बुक बहुत ही फेमस है, जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बिक चुकी है और बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया है और इसमें जो बातें लिखी है उसको अपने जीवन में अप्लाई करके ग्रो किया है। तो इस बुक के ऑथर ने इसमें एक बात लिख रखी थी कि इफ़ यू वांट टू बी रिच यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एंड एसेट। ऑथर ने कहा कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसके लिए पहला बेसिक रूल यही है कि आपको एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एसेट और लायबिलिटीज़ होते क्या हैं। शुरुआत करते हैं एसेट से। यहाँ मैं फाइनेंस की टफ भाषा का यूज़ नहीं करूँगा, हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे होंगे। तो अगर मैं एसेट को एक लाइन में डिफाइन करूँ तो एसेट आपकी वो संपत्ति है, आपकी वो प्रॉपर्टी होती है जो समय के साथ आपकी जेब में पैसे डालती है, यानी भविष्य में आपको पैसे कमा के देगी। जितने आपके एसेट होंगे आप उतने ही फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए हम उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं एसेट का पहला एग्जांपल लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को एक बड़ा एसेट माना जाता है। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट की किसी बड़ी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और धीरे धीरे आप हर साल उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म की बात करूं अगर मैं 20 साल से 30 साल तक की, तो आपके इन पैसों की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज ही होगी मेजॉरिटी केस में। तो ये आपने एक प्रकार से एक एसेट बिल्ड कर लिया है। इसी प्रकार रियल एस्टेट की, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, कोई प्लॉट या कोई बिल्डिंग या कोई ज़मीन, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होगी। इसका मतलब उसने आपको पैसा कमा के दिया, आपकी जेब में पैसा डाला है। इसी प्रकार और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपकी कोई फैक्ट्री हो तो उसकी जो मशीनरी है उसको भी एसेट माना जाता है, क्योंकि वो भी आपको पैसे कमा के देती है। तो ये तो हो गई एसेट की बातें। चलिए इसके साथ ही एक टर्म और यूज होती है, लायबिलिटीज। इसको भी समझते हैं, ये लायबिलिटीज क्या होती है। तो लायबिलिटीज को भी अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो लायबिलिटीज वो वस्तु होती है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि लायबिलिटीज आपका वो दायित्व होता है जो आपसे पैसे लेता है, जो आपकी जेब से पैसे बाहर निकालता है। तो चलिए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है, तो अब आपका दायित्व है कि आपको हर महीने उस बैंक को लोन चुकाना होगा। तो ये आपसे हमेशा पैसे ले रहा है, इसका मतलब ये लायबिलिटीज है। और उदाहरण से समझे तो मान लीजिए आपने अपने शौक के लिए गाड़ी खरीदी है, तो वो गाड़ी भी आपकी लायबिलिटीज है जब तक कि आप उससे पैसे नहीं कमा रहे हो, क्योंकि वो गाड़ी समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है और वो आपसे
पैसे भी लेती रहेगी टाइम टू टाइम। कभी उसकी सर्विस करानी होगी, कभी कुछ टूट फूट हो गई तो ये आपकी जेब से पैसे निकाल लेगी। तो ये भी एक लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। इवन मैंने रिसेंटली रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी, उसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने आपका EMI पे खरीदा गया घर भी लायबिलिटीज बताया है। आपका घर कैसे लायबिलिटीज होता है, कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन ये सत्य है कि EMI पे आपका खरीदा हुआ घर भी एक लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है, जिसकी वेल्थ कम होती है और आपकी जेब से वो भी पैसे लेता है। तो आपका घर किस प्रकार से लायबिलिटीज होता है, इसकी बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो हमने अब तक एसेट और लायबिलिटीज के बारे में जान तो लिया, अब इस नॉलेज को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें और किस प्रकार से हम इससे अपनी वेल्थ क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारी सबकी कुछ सेविंग्स होती है, जो हम पैसे कमाते हैं उसमें से कुछ हमारे जरूरतों को पूरा करके कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। तो हमारा जो भी सेविंग अमाउंट है हम उस पैसे को एसेट खरीदने में लगाएंगे। यानी जितनी हमारी सेविंग है, जितनी बड़ी हमारी सेविंग है, हमें देखना है कि इस सेविंग से जो हर महीने मैं सेव कर सकता हूँ अपनी सारी जरूरतें पूरी करके, उन पैसों से मैं कितना बड़ा एसेट खरीद सकता हूँ और उस एसेट को बिल्ड करने का प्रयत्न करेंगे हम। और फिर हर महीने की जो सेविंग होगी और फिर उस छोटे से एसेट से कुछ रिटर्न आएगा, हम उस पैसे को उसी एसेट पे री इन्वेस्ट करके धीरे धीरे अपने एसेट को बड़ा करेंगे। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने 1-2 लाख रुपए सेव करके शॉप खोल ली, फिर हम उस शॉप से कमाए हुए पैसे को उसी शॉप पे री इन्वेस्ट करके धीरे धीरे हम उसे बड़ा करेंगे और एक टाइम आएगा जब वो एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एसेट को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया पैसा भी एसेट होता है। तो हम हर महीने स्टॉक मार्केट में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब चलिए हम तीसरे एक्शन की बात करते हैं। तीसरा एक्शन ये है कि हमें अपनी कमाई की जो सेविंग होती है उससे कभी लायबिलिटीज नहीं खरीदनी चाहिए। अपने पर्सनल शौक पूरा करने के लिए हमें उस सेविंग से लायबिलिटीज नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, बेशक अपने शौक पूरे करने चाहिए, गाड़ी खरीदनी चाहिए, बाइक खरीदनी चाहिए अगर आपकी उतनी सेविंग है तो, लेकिन ये लायबिलिटीज हमें अपने एसेट से जनरेटेड पैसे से खरीदनी चाहिए। डायरेक्ट सेविंग से हमें इस प्रकार की लायबिलिटीज नहीं खरीदनी चाहिए, ये हमारे फाइनेंस को वीक बनाएगा। तो हमारा पूरा फोकस मल्टीपल एसेट्स को बिल्ड करने पे और फिर उनको बड़ा करने पे होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल एसेट की। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा। तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है आज के टाइम में आपकी ऑडियंस। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आपके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वही आपका बिगेस्ट एसेट है। ये एसेट जितना बड़ा होगा आप फाइनेंशियली उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, ये एसेट आपको हर फील्ड में हेल्प करेगा ग्रो करने में और नई नई अपॉर्चुनिटी लाता रहेगा। तो इस एसेट को बिल्ड कैसे करें? मैंने कहीं पढ़ा है कि इस एसेट को आपकी ऑडियंस को बिल्ड करने का बेसिक एक ही नियम है, वो है आपको उनके जीवन में वैल्यू ऐड करनी होगी। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो उन लोगों के जीवन में ऐड करना होगा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो आपकी बातों से सहमत होने लगेंगे। तो एक प्रकार से वो आपने एक एसेट बिल्ड कर लिया। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने यही आंसर सोचा था या आपका कुछ और व्यू पॉइंट है। इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक करें यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन ज़रा भी काम की लगी हो। और भविष्य में इसी प्रकार के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।